दोस्तों, सरकार को क्या सिर्फ राम का भरोसा बचा है, भगवान राम का? क्या नरेंद्र मोदी राम भरोसे अब अपनी चुनावी नैया पार करने की जुगत में है? ये सारे सवाल दरअसल उस दौर में सर्वाधिक प्रासंगिक सवाल के रूप में सामने आ रहे हैं जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी के पास न तो अच्छे दिनों का नारा लगाने की नैतिक ताकत बची है और न ही काला धन वापस लाने, न खाऊंगा न खाने दूंगा की बातें करने और जीडीपी को रफ्तार देने जैसे बड़े बड़े वादे करने। पेट्रोल और डीजल को लेकर कोई तथाकथित बाबा सबके सामने आकर सस्ता पेट्रोल डीजल और सस्ता गैस सिलेंडर दिलाने के वादे कर सके, अब इस लायक भी भारतीय जनता पार्टी और भाजपा समर्थक तथाकथित बाबाओं की फौज अब नहीं बची है। तो क्या इस दौर में राम का महत्व इतना हो गया है कि राम के सहारे जो सियासत सारी जाएगी वो जाति जनगणना की सियासत को, वो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को, बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या को, इन सबके ऊपर हावी हो जाएगी? परिस्थितियां कुछ ऐसी ही बन रही है और परिस्थितियां तो ऐसी बन रही है कि आनन फानन में संसद का विशेष सत्र बुलाने वाली सरकार अब संसद सत्र के नाम से ही भागने लगी है। अब संसद का सत्र बुलाने की नौबत आए, खासकर इस लोकसभा में, लोकसभा चुनाव के पहले सत्ता को लेकर, सत्ता को के पुनः बरकरार रखने की मंशा को लेकर यदि किसी भी प्रकार का सुभाव उत्पन्न होता हुआ नजर आए तो उस माहौल में सियासत कैसी होगी, चुनाव कैसे होंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि एजेंडा हो जाता है। और जब ये सर्वोपरि एजेंडा हो जाता है तो यकीन मानिए आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में जरूर पहुंच गई है कि एक तरफ अल नीनो फैक्टर के बाद तमाम तरह के जलवायु परिवर्तन के आंकड़े बताने लगे हैं कि गर्मी फरवरी महीने से ही शुरू हो सकती है, सर्दियों का मौसम बहुत छोटा रहने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ओबीसी का मुद्दा जब बिहार से राजस्थान पहुंच गया, महाराष्ट्र पहुंच गया, देवेंद्र फडणवीस को जाति जनगणना के पक्ष में यह कहना पड़ गया कि हमने जाति जनगणना का विरोध ही कब किया था। और ये सारी परिस्थितियां जब कहने की नौबत आ रही है तो सिर्फ राम नाम के सहारे भारतीय जनता पार्टी की चुनावी नैया को सत्य कराने की कोशिश यदि कोई कर रहा है तो स्वाभाविक है कि आज भाजपा नहीं कोई दूसरी पार्टी होती तो वो भी अपने लिए इसी प्रकार से अपने लिए चुनावी नारे और नैरेटिव को गढ़ने वाले माकूल वक्त का इंतजार करती। आज भारतीय जनता पार्टी है, कल को कोई और होती या परसों कोई और होती या कल कोई और सत्ता में आएगा, वो यही काम करेगा। लेकिन बहुत आनंद फानन में, बहुत जोशो खरोश के साथ एजेंडा छिपाते हुए और लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए बिना किसी एजेंडे के इस देश में पहली बार संसद का विशेष सत्र सितंबर के महीने में बुलाया गया। सत्र करीब आया तो महिला आरक्षण का झुंझुना थमाया गया। महिला आरक्षण के मुद्दे पर जिस प्रकार का ढोल पीटे जाने की उम्मीद थी, उस ढोल को दरअसल नीतीश कुमार ने काफी पहले पंक्चर कर दिया और नीतीश कुमार के एजेंडे पर चलते हुए पूरे इंडिया गठबंधन ने उसे पंक्चर करने की एक तरह से ठान ली थी और अंततः वो हुआ भी, क्योंकि महिला आरक्षण के मुद्दे से ज्यादा बड़ा मुद्दा, कोटा के मुद्दे से ज्यादा बड़ा मुद्दा सब कोटा का हो गया। महिला आरक्षण से ज्यादा बड़ा मुद्दा ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के आरक्षण का हो गया। अब मुद्दा जब ओबीसी पर जाकर रुक गया, मुद्दा ओबीसी विमर्श का हो गया, मंडल पार्ट 2 खेलने की नौबत आ गई, तो इस मंडल के सहारे, इस मंडल के दौर में कमंडल की सियासत को फिर से जिंदा करने की कोशिश में बुरी तरह मात खा चुकी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ वर्ल्ड कप के तत्काल बाद यानी नवंबर दिसंबर में कराने का इरादा त्याग दिया। त्याग इसलिए दिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भनक लग गई थी कि जिस दिन आचार संहिता लगनी होगी उसके पहले बिहार की जातिगत जनगणना का आंकड़ा सामने आ जाएगा और बिहार की जातिगत जनगणना का आंकड़ा सामने आने के बाद यदि सियासत नए सिरे से होगी तो उस सियासत में हिंदुत्व का चुनावी ताना बाना बिखर जाएगा। नतीजतन भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव कराने की अपनी मंशा को उससे पीछे हटने में ही भलाई समझी। लेकिन इसके बाद अब जो परिस्थितियां बन रही है, कल दैनिक भास्कर की खबर थी, कुछ अखबारों की खबर आने वाले वक्त में और देखने को मिलेंगी और कुछ अंग्रेजी अखबार और ज्योग्राफी के जर्नल्स पहले से कह रहे हैं कि खासकर इस इलाके में, शीतोष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध वाले इलाके में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। फरवरी महीने से गर्मी बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है और पिछले वर्ष या इसी वर्ष 2023 में अप्रैल महीने में जब पारा 42 डिग्री पहुंच गया तो कईयों को यह आशंका होने लगी कि चुनाव समय से पहले दिसंबर में हो सकते हैं। लेकिन दिसंबर में ओबीसी विमर्श के दौर में यह सत्ता चुनाव कराने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन यह सत्ता 42 डिग्री या 45 डिग्री टेम्परेचर में अप्रैल में चुनाव कराने की हिम्मत जुटा पाएगी, ये किसी को इसका भरोसा नहीं है।
इसलिए भी भरोसा नहीं है क्योंकि राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख जनवरी की बताई जा रही है। और जब राम मंदिर का उद्घाटन जनवरी में होगा, राम मंदिर के सहारे हिंदुत्व की सियासत का समा बांधने की कोशिश होगी, तो उस बांधे हुए समा को 3-4 महीने के बाद उसके लोकसभा चुनाव करवाना कोई भी पार्टी इसके लिए मानसिक तौर पर, खासकर भारतीय जनता पार्टी मानसिक तौर पर राम मंदिर का डिविडेंड छोड़ने के लिए, उसका लाभांश छोड़ने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएगी। और यही कारण है कि राम मंदिर का मामला जब ताजा हो, उस दौर में चुनाव कराने की कवायद हो। और राम मंदिर के साथ साथ एक और मुद्दा है, वो मुद्दा है कि संसद के सत्र में सरकार क्यों नहीं जाना चाहती। तो संसद के सत्र में सरकार इसलिए नहीं जाना चाहती कि अब कई सारे मामले सामने आने हैं। जब महुआ मोहित्रा का मामला सदन में जब गरमाएगा तो स्वाभाविक है कि घूम फिरकर चर्चा अडानी तक पहुंच जाएगी। और चर्चा जब अडानी तक पहुंच जाएगी तो अडानी को भारतीय जनता पार्टी से अलग करके दिखाने की कवायद जब खुद भाजपाई करते हुए नहीं दिखना चाहते, तो नरेंद्र मोदी चाहे लाख चाह ले, वो खुद को अडानी से अलग करके जनता के बीच दिखाया जाए, ये संभव नहीं हो पाएगा। और कैसे संभव नहीं हो पाएगा, जरा इसे देख लीजिए। हालिया दिनों में जब भी अडानी पे सवाल उठते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल उठाने वाले को घेरने चले जाते हैं। आज निशिकांत दुबे ने महुआ मोहित्रा के साथ वही किया। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्होंने अडानी पे लगातार सवाल उठाए, किसी न किसी बहाने उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। ठीक इसी तरह कुछ दूसरे नेताओं का भी हुआ। और एनडीटीवी जो अडानी के ऊपर सवाल उठा सकता था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले एनडीटीवी ही अडानी के हवाले चली गई। रवीश कुमार जैसे लोग टेलीविजन छोड़कर यूट्यूब पर आ गए। और अब जो परिस्थितियां हैं उसमें अडानी का सवाल लोकसभा में उठे, ये भारतीय जनता पार्टी झेल पाने की स्थिति में कम से कम चुनावी साल में नहीं होगी। अब जो परिस्थितियां हैं, हिंडनबर्ग फिर से लोकसभा में उठे, ये बीजेपी झेल नहीं पाएगी। इन परिस्थितियों में हीरानंदानी का मामला संसद में उठे, ये भारतीय जनता पार्टी झेल नहीं पाएगी। और इन सब परिस्थितियों में तमाम मुद्दे के बीच ओल्ड पेंशन स्कीम और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, ये दोनों एक साथ क्लब होता हुआ दिखाई दे। और इन सब के बीच आदिवासी चेतना और दलित चेतना सर उठाते हुए दिखाई दे। मल्लिकार्जुन खड़गे की आइडेंटिटी दक्षिण भारत से निकलकर उत्तर भारत में अपना असर दिखाने लगे। खासकर यदि राजस्थान और मध्य प्रदेश ये दोनों राज्य कांग्रेस पार्टी जीत गई, तो उसके बाद की परिस्थितियों में अब भूल जाइए कि 2019 की तरह कांग्रेस पार्टी की कमान राहुल गांधी के हाथों में है। अब राहुल गांधी के हाथों में कमान नहीं है, अब कांग्रेस की कमान एक दलित नेता के हाथों में है। इंडिया गठबंधन की कमान अपरोक्ष रूप से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में है। तो जब दलित चेतना और ओबीसी चेतना सर उठाएगी, उस दौर में नरेंद्र मोदी, उस दौर में भारतीय जनता पार्टी, उस दौर में संघ का हिंदुत्व, ये सब किस प्रकार से रक्षात्मक मुद्रा में आते हुए दिखाई देंगे। और इस रक्षात्मक मुद्रा में आने के बाद बीजेपी का क्या होता है, ये सबने देखा है कि रक्षात्मक मुद्रा में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को पीछे देखना पड़ता है। और अब जब एबी वर्धन की फोटो पर, कम्युनिस्ट नेता एबी वर्धन की फोटो पर फूल चढ़ाने जब मोहन भागवत पहुंचते हो, तो भारत में गठबंधन की सियासत के लिए कितना बड़ा स्पेस पैदा होने जा रहा है, इसको इसी से समझा जा सकता है। 9 सालों में कभी भी एबी वर्धन की याद, एक धुर वामपंथी नेता की याद, एक धुर दक्षिणपंथी संगठन के नेता आरएसएस के नेता मोहन भागवत को आने लगे, तो परिस्थितियां कितनी विकट है इसका अंदेशा यहीं से मिलना शुरू हो जाता है। और इन विकट परिस्थितियों के बीच सरकार राम मंदिर के पॉलिटिकल डिविडेंड के लिए मई तक का इंतजार करे, ये किसी को लगता नहीं कि ऐसा होगा। क्योंकि मई तक का इंतजार करने में एक संवैधानिक और कानूनी पेच भी है। कानूनी पेच ये है क्योंकि जो वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर, वो 1 अप्रैल से अगले साल की 31 मार्च के बीच का होता है। इसलिए अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का है। और 31 मार्च 2024 के बाद यदि सरकार को चलाना है तो सरकार को बिना संसद में गए कोई गुजारा नहीं है। जो संवैधानिक और कानूनी प्रावधान है, 31 मार्च के बाद 1 रुपए भी खर्च करने के लिए, यहां तक कि वेतन और पेंशन देने के लिए भी सरकार को संसद का मुंह जोड़ना होगा। और यह तभी संभव है जब या तो सरकार एक अंतरिम बजट सत्र लेकर के आए, एक अंतरिम बजट सत्र सरकार लेकर के सामने आए, या फिर अंतरिम बजट सत्र के पहले लोकसभा चुनाव कराकर नई संसद की पहली बैठक कराकर कम से कम बजट का पहला हिस्सा यानी लेखानुदान पारित करवा ले। स्वाभाविक है, दूसरा रास्ता सरकार के लिए बेहतर विकल्प है। और 3 दिसंबर के चुनाव तक जब शीतकालीन सत्र की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, तो इस वर्ष शीतकालीन सत्र होगा, इसकी भी गुंजाइश काफी कम नजर आती है। तो संसद का सत्र बुलाने में सरकार की आनाकानी, सरकार की हिचकिचाहट, और संसद का सामना नहीं करेंगे, संसदीय चुनाव का सामना जरूर करेंगे। ये जो अजीब तरह का दोहरापन है, इस दोहरापन के बीच
सियासत यदि, डेमोक्रेसी यदि लोकतंत्र की जगह इलेक्ट्रोक्रेसी में, डेमोक्रेसी इलेक्ट्रोक्रेसी में यानी लोकतंत्र चुनाव तंत्र में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, तो उस चुनाव के लिए मुद्दे चाहिए। और राम मंदिर के सिवा भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब किसी भी तरह से चुनावी राष्ट्रवाद को, किसी भी तरह से उस चुनावी हिंदुत्व के सहारे चलने वाले राष्ट्रवाद को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सब कॉन्शस आइडेंटिटी, सब अल्टर्न आइडेंटिटी वो अवसर उठा चुकी है। चाहे पिछड़े वर्गों का मामला हो, अति पिछड़े वर्गों का मामला हो, दलितों का मामला हो, या गरीब सवर्णों का मामला हो, या आदिवासियों का मामला हो, या यहाँ तक कि दबे कुचले वर्ग की महिलाओं का मामला हो। और इतनी सारी आइडेंटिटी जब एक साथ सर उठाती है तो फिर हिंदुत्व की आइडेंटिटी के लिए जगह नहीं बचती है कि वो आइडेंटिटी राम मंदिर के उद्घाटन के 4 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए खुद को, उस मोमेंटम को बनाए रखने की हद तक जा सके। क्या हुआ था 5 अगस्त 2019 के बाद? 5 अगस्त 2019 को 370 की समाप्ति का ढोल पीटा गया। मामला सर्वोच्च न्यायालय में अब भी लंबित है, लेकिन महज 2.5 महीने बाद हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी, उनकी सीटें कम हो गई थी और पिछले दरवाजे से सत्ता में आने के लिए 2.5 साल का इंतजार करना पड़ा था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इंतजार करने के लिए नहीं जानी जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी पहला स्ट्राइक करने के लिए जानी जाती है। और वो पहला स्ट्राइक यानी लोकसभा चुनाव इसी वित्तीय वर्ष में हो सकते हैं, इसकी संभावना बहुत ज्यादा बन रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और देखते हैं सरकार कब और कैसे किस प्रकार के फैसले लेती है।